नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग अब अपने अंतिम दौर में नजर आ रही है। इस बीच दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी को लेकर एक बयान दिया है, जिसे लेकर बड़ी बहस दुनिया भर में शुरू हो सकती है। और ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर जरूरी हुआ तो अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा कर लेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गाजा पट्टी के इलाकों में अपने सैनिकों को तैनात करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा पट्टी पर अमेरिका का कब्जा होने की बात लॉन्ग टर्म ऑनरशिप पोजीशन है और ऐसे में उन्होंने कहा कि ऐसा होने से पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में बड़े पैमाने पर स्थिरता आएगी। ट्रंप ने कहा कि हम गाजा पट्टी पर अपना कब्जा करेंगे और वहां जितने भी हथियार, बम और हथियार है, खतरनाक जितने भी बम हथियार हैं, उन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। ट्रंप ने कहा कि उस जगह को समतल किया जाए और जो बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है उन्हें भी समतल किया जाए, वहां आर्थिक विकास हो और उस इलाके में लोगों को नौकरियां और घर भी मिले। वहां कुछ अलग किया जाना चाहिए। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा पट्टी में 1.5 साल की लड़ाई के बाद इजराइल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि इजराइल के पास फिलिस्तीन के इलाके में 3 टारगेट है और इनमें हमास की सैन्य ताकत को भी खत्म करना, सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना और ये भी तय करना है कि गाजा फिर कभी इजराइल के लिए खतरनाक न बने। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भविष्य को सुरक्षित करने और इस इलाके में शांति लाने के लिए हमें ये काम पूरा करने में है और ऐसे में नेतन्याहू ने कहा है कि लीग से हटकर सोचने की ट्रंप की इच्छा हमें इन सभी टारगेट को हासिल करने में मदद करेगी। करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी है, विदेशी मामलों की जानकार है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जे.एस. सोढ़ी साहब है, जो कि रक्षा विशेषज्ञ है। सोढ़ी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव जी आपके साथ ही करते हैं। ट्रंप के इस बयान को किस तरह से देखते हैं सर आप? देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक अनकन्वेंशनल सोच रखने वाले नेता हैं और वो अनेक विषयों पर अलग हट करके, लीग से हट करके अपना विचार रखते हैं। और इस जो मिडिल ईस्ट रीजन की जो स्थितियां हैं, जो गाजा में इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा था, जो अभी सीज फायर में हुआ है, उसको लेकर के उन्होंने अपने अलग विचार रखे हैं, जो कि मेरे असेसमेंट के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत पसंद आए होंगे। और उसी तरीके से जो अनेक ऐसे इजराइल के जो लोग हैं जो कि हमास को लेकर के आशंकित रहते हैं, उन्हें भी ये विचार पसंद आए होंगे। और हमास का जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जहाँ कहीं भी बचा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप उसको पूरी तरह से समाप्त करने की बात कर रहे हैं। और इसी तरीके की जो बात है बेंजामिन नेतन्याहू ने डे 1 से 7 अक्टूबर 2023 से ही कही थी कि वो हमास को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। लेकिन जो मेरा असेसमेंट है कि चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, वो सभी जो गाजा की जो सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको वो अपने पास रखेंगे। भविष्य में जो भी गाजा में कोई पीस डील अगर होती है, ये सीज फायर डील यदि कोई पीस डील में बदलती है, तो ऐसे में उसकी जो शर्त यही होगी कि जो उसकी सिक्योरिटी गारंटीज है वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक इजराइल अपने पास रखना चाहेगा। और इस सिक्योरिटी गारंटी को इंश्योर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ट्रंप प्रशासन प्रोएक्टिव तरीके से वहां पर अपने डिप्लॉयमेंट्स को भी कर सकता है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपनी यदि आवश्यकता होगी तो अपनी फोर्सेस भी तैनात करेगा। और लेकिन वो गाजा में किसी ऐसी तरीके की स्थितियां नहीं छोड़ना चाहते कि फिर से 7 अक्टूबर 2023 जैसा कोई जो है स्थितियां वहां बने। और दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अब फिर से आ गया है। पिछले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान अब्राहम एकॉर्ड्स साइन किए गए थे,
जिसमें कि इजराइल की अरब राष्ट्रों के साथ एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसको कि पीस प्रोसेस कहा गया, जिसको कि रीजनल इंटीग्रेशन प्रोसेस कहा गया, जिसको कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कहा गया, जिसके की माध्यम से डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन की जो संकल्पना है वो साकार हुई, जिसमें कि ज्यूज, मुस्लिम और क्रिश्चियंस तीनों मिलकर के अब्राहम एकॉर्ड्स के माध्यम से उन्होंने संवाद किया। और उसका एक बड़ा परिणाम ये हुआ कि बहरीन, सऊदी अरबिया, कुछ अन्य राष्ट्र इजराइल को उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसा इनिशिएटिव सामने आया, I2U2 जैसा एक इनिशिएटिव सामने आया। तो ये जो एक सकारात्मक पहल पिछले ट्रंप प्रशासन के दौरान की गई थी, अब फिर से ट्रंप प्रशासन आ गया है। और ये मैं फिर से रीएम्फसाइज करना चाहूंगा कि जो हमास के द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर इतना बड़ा, सबसे बड़ा जो आतंकी हमला किया गया था, वो इसी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को डिसरप्ट करने के लिए किया गया। और यदि ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया फिर से पटरी पर आ जाती है तो ये हमास की सबसे बड़ी हार होगी। हमास को जो पूरी तरीके से डिजार्म करना, उनके साथ उनके वहां पर जो भी वेपन्स हैं, जो भी बचे खुचे जो भी वहां पे असलहे हैं, सबको हटा देना, उनकी टनल्स के जाल में जो साजिशें छुपी हुई है उसको पूरी तरीके से समाप्त करना, ये सारा कार्य तो इजराइल और अमेरिका आगे आने वाले समय में मिलकर कर सकते हैं। लेकिन यदि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया फिर से पटरी पर आती है तो ये आतंकियों की, हमास की सबसे बड़ी हार होगी। हालांकि इसके बारे में अभी सऊदी अरबिया की तरफ से बयान आया है कि वो जब तक पैलेस्टीनियन स्टेट की तरफ इजराइल आगे नहीं बढ़ेगा तब तक वो नॉर्मलाइजेशन में नहीं जाना चाहेंगे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को इस बात को पुश करना होगा, पुश करना चाहिए, और जैसा कि उनके बयानों से लगता है कि उसको पुश करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो, एक डायलॉग, रीजनल इंटीग्रेशन, पीस प्रोसेस, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की प्रक्रिया फिर से शुरू हो, जो कि आतंकी इसको तो रोकना चाहते थे। यदि ऐसा हो जाता है नेहा जी, तो ये मिडिल ईस्ट रीजन में इजराइल की, अमेरिका की, विश्व के ऐसे सभी राष्ट्रों की जो कि डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन को करना चाहते हैं, जो कि आतंकवाद, जो कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की विचारधारा है, उसको रोकना चाहते हैं, उसको परास्त करना चाहते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी विजय होगी। ठीक है सोडी जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई ट्रंप के बयान से स्पष्ट हो रहा है कि गाजा में कुछ बड़ा होने वाला है? जी नेहा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं है तो दोबारा मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू होंगे, क्योंकि फिलिस्तीनी लोग इस प्रस्ताव को कभी नहीं मानेंगे। हमने देखा 15.5 महीने तक इजराइल की विशाल और ताकतवर सेना हमास के लड़ाकों के साथ लड़ती रही, लेकिन आखिर में उन्हें युद्ध विराम करना पड़ा। बल्कि इजरायली सेना की हार हुई क्योंकि उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सदर्न आर्मी कमांडर को इस्तीफा देना पड़ा। अगर इजरायली सेना की जीत होती हमास पे या हिजबुल्लाह पे, उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सदर्न आर्मी कमांडर कभी रिजाइन नहीं करते। इजराइल के अंदर जिस तरह से नागरिकों का आक्रोश बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहां के नागरिक मानते हैं, अधिकतर नागरिक मानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू को 7 अक्टूबर के हमले की पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने जानबूझ के कार्रवाई नहीं की, क्योंकि जो वो करप्शन के मामलों में फंसे हुए हैं उससे वो पूरा ध्यान हटाना चाहते थे। और यही कारण है कि जिस तरह से हमास के लोग 15.5 महीने से लड़े हैं, जिस तरह से 20 लाख से ज्यादा वहां फिलिस्तीनी लोग ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी, ऊपर नीचे जरूर है गाजा पट्टी में, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी, वो किसी दूसरे अरब देश में नहीं गए। ये दिखाता है कि वहां के लोगों का जो दृढ़ संकल्प है वो इजराइल के खिलाफ है। अगर अमेरिका ने गाजा पट्टी को हासिल करके उसे एक रिवेरिया टाइप बनाने की कोशिश की, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, जब उन्होंने शपथ ली तब भी उन्होंने कहा था कि गाजा पट्टी एक बहुत सुंदर जगह है जो कि समुद्री तट पे है। उन्होंने इस बयान की आशंका तभी दे दी थी कि यहाँ कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी भूल होगी, क्योंकि अगर उन्होंने ये किया दोबारा मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू होगा। और अब तो अरब देश भी अमेरिका के खिलाफ होते जा रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बारी कहा कि आप ये गाजा पट्टी में लोगों को लो, मिस्र ने, जॉर्डन ने, लेबनान ने, सारों ने मना कर दिया। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को बहुत जरूरी है कि जैसे उन्होंने अपने इनॉग्रेशन स्पीच में कहा था कि वो चाहेंगे कि दुनिया उन्हें यूनिफायर की तरह याद करे, उन्हें शांति दूत की तरह याद करें, उन्हें उस कदम में अपने जो ये इनिशिएटिव बढ़ाने चाहिए
अगर गाजा पट्टी पे वो कब्जा करेंगे, निश्चित तौर पे मिडिल ईस्ट पे दोबारा युद्ध शुरू होगा। जी संजीव जी, ये तो फिर जो भड़कती हुई आग है उसमें और चिंगारी लगाने वाली बात हो गई। अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या संदेश जा रहा है इस ट्रम्प की बातों का? देखिए, मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये जो बयान है वो एक सिक्योरिटी गारंटीज को हासिल करने का प्रयास है, और सिक्योरिटी गारंटीज को किस तरीके से इंश्योर किया जाए, इस बात को डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है और बेंजामिन नेतन्याहू का जो प्रशासन है वो उसको लेकर के आश्वस्त होना चाहता है। और इसी वजह से वो वहाँ पर सभी तरीके के जो खतरे वाले जो भी पॉइंट्स हो सकते हैं, जो भी हथियार हैं खतरनाक, जहाँ कहीं भी वो छुपे हुए हैं, उनको लेकर के उसको पूरी तरह से उनके खात्मे की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि जो जिस तरीके का रुख डोनाल्ड ट्रंप का और बेंजामिन नेतन्याहू का रहता है, सख्त रुख, आतंकवाद और अतिवाद, इस तरीके के जो आतंकी एलिमेंट्स होते हैं उनके खिलाफ ये दोनों नेता बहुत ही सख्त रुख रखते हैं। और जैसा कि मैं आपके शोज में पहले भी नया जी कहता रहा हूँ कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो किसी भी आतंकी संगठन के लिए डेडली साबित हो सकता है। अभी आप देखिए तो सोमालिया में उन्होंने जाकर के एक बड़ी स्ट्राइक कंडक्ट किया, 70 ठिकानों पर बॉम्ब्स गिराए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना भी चाहूंगा, मैंने अन्य जगहों पर भी कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को चाहिए कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो टेरर कैंप्स हैं उसके ऊपर भी मिलिट्री एक्शन लेकर के दिखाए। और यदि अमेरिका ऐसा करता है तो ये भारत और अमेरिका के काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को, इंटेलिजेंस शेयरिंग कोऑपरेशन को, आतंकवाद के विरुद्ध जो भारत और अमेरिका की और विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्रों की साझेदारी है उसको और गहरा करेगा। आतंकियों को फिर छुपाने की जगह कहीं नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो गाजा हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या कनाडा हो या बांग्लादेश हो, किसी भी जगह पे आतंकियों को कहीं कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप का जो ये गाजा को लेकर के रुख है, नहीं, लेकिन सर नजरिया है ना, अरब देश इसको मानेंगे क्या कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है? देखिए, एक बात मैं और भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यदि आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध को विजय पानी है तो इन आतंकियों को काइनेटिक एक्शन के माध्यम से और विचारधारात्मक स्तर के माध्यम से भी उनको डिफीट करना होगा। काइनेटिक एक्शन तो चल ही रहा है, हमास को बिल्कुल पतन की अवस्था में पहुंचा दिया इजराइल ने। अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी आ गए, अब जिस तरह के बयान आ रहे हैं तो ये तो पहले ही से ही हमास और हिजबुल्लाह को पता था कि ये बहुत ही खतरनाक स्थिति बन गई है, तो पहले से सीज फायर डील कर लो, और पहले से ही जो है उन्होंने सीज फायर डील के लिए अपनी हामी भर दी। तो ये जो आतंकी संगठन दबाव में है तो कोई दो राय नहीं है। उसका जो स्पॉन्सर है ईरान, वो भारी दबाव में है, उसके ऊपर भी कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और इसी दबाव में आकर के उन्होंने ये सीज फायर डील वगैरह भी कर ली है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच की समस्या का कोई रिजोल्यूशन हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट सोल्यूशन ही हो सकता है। इजराइल की ये जो लड़ाई है वो हमास के खिलाफ है, न कि फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ है। यद्यपि कि सच है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ही ज्यादा मास स्केल पर हुई और बड़ी संख्या में लोग मारे गए और निर्दोष लोग मारे गए, इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। और इन आतंकियों ने महिलाओं बच्चों को ह्यूमन सील की तरह से भी इस्तेमाल किया, उसकी वजह से भी ये हुआ। और गाजा चूंकि बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था और वहाँ पर पॉपुलेशन के डिस्प्लेसमेंट में भी इस जगह से उस जगह, उस जगह से इस जगह करने में भी काफी लोग हताहत हुए। तो ये जो सारी स्थितियां हैं वो बहुत ही मानवीय रूप से बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है मैं कहूँगा, और इसकी ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो इजराइल की जो इसेंशियली अगर उसकी द्वारा जो लड़ाई थी वो हमास नामक आतंकी संगठन के खिलाफ थी, फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ नहीं थी। अगर वेस्ट बैंक में भी इजराइल अगर कोई कार्रवाई अभी कर रहा है तो वो जेनिन जो ब्रिगेड है उसके खिलाफ अभी इजराइल ने जो कार्रवाई की है, और इस जेनिन ब्रिगेड के खिलाफ जो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी लड़ती रही है। और जाहिर है कि जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो समस्या है उसका समाधान सिर्फ और सिर्फ जैसा कि मैंने कहा 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, और इजराइल को भी इस दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। इजराइल यदि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ता है और वो फिलिस्तीन को एक स्टेट के रूप में मान्यता देता है, साइड बाय साइड हार्मोनियस तरीके से दोनों स्टेट के तौर पर रहें, तो ये अगर इजराइल करता है तो मेरा ऐसा मानना है कि चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट के अन्य राष्ट्र हो, वो सभी इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करेंगे। जैसा कि सऊदी अरेबिया ने की तरफ से बयान भी आया है कि नॉर्मलाइजेशन तभी हो सकता है कि जब 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हो, पैलेस्टीनियन स्टेट की बात हो। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में भी
अगर डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है वो अगर प्रयास करेगा तो अमेरिका को अपने जो अब्राहम एकॉर्ड्स को भी साइन कराने और जो साइन किए गए थे उसको इम्प्लीमेंट कराने में उसमें आसानी होगी, और पूरा जो रीजनल इंटीग्रेशन का और नॉर्मलाइजेशन का पीस प्रोसेस जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, अरब और इजराइल के बीच में जो बातचीत चल रही है उसको सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। और ये जाहिर है कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए तो बहुत अच्छा होगा ही, ये इजराइल के लिए भी अच्छा होगा कि उसके संबंध अरब राष्ट्रों के साथ अच्छे होंगे और पूरे मिडिल ईस्ट में ये शांति सुरक्षा स्थिरता का कार्य करेगा। लेकिन जहां तक आतंकियों का प्रश्न है, आतंकियों के खिलाफ जो जहां कहीं भी आवश्यकता होती है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन, मेरा मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ इस प्रशासन का रुख बहुत सख्त रहेगा, और इसी वजह से मैं ये अपेक्षा करता हूं कि जहां कहीं भी आतंकी छुपे हों, जहां कहीं भी हाइड आउट हों, वहां पर अमेरिका को अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर के कार्रवाइयां भी करने की आवश्यकता है। ठीक है सोडी जी, जैसे कि ट्रंप ने कहा है कि हम गाजा पट्टी पर अपना कब्जा करेंगे और वहां जितने भी खतरनाक बम और हथियार है उन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। अब सवाल इस बात को लेकर है, देखिए अचानक ये ट्रंप को, हालांकि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भी इस तरह की बातें कही थी, संकेत दिए थे, एक संदेश दिए थे, लेकिन ये क्यों कहना पड़ रहा है अब, और इस मीटिंग का भी एक खास मकसद था क्या? नेहा जी देखिए, जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में किया वो बड़ा दर्दनाक था, बड़ा निंदनीय था। लेकिन हकीकत ये भी है कि आज तक संयुक्त राष्ट्र ने हमास को आतंकवादी संगठन नहीं डिक्लेयर किया है। आज तक भारत ने भी हमास को आतंकवादी संगठन का करार नहीं दिया है। हाँ। संयुक्त राष्ट्र का रेजोल्यूशन नंबर 282 जो 1967 का है, वो साफ कहता है कि इजराइल का जो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पे कब्जा है वो अवैध है, और इजराइल को ये वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी से बिल्कुल अपनी सेनाओं को, पूरा शासन को वापस लेना चाहिए। अगर हम सारी चीजें देखें तो एक साफ होके आती है, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आखिरी दिन तक कहते रहे कि मिडिल ईस्ट में शांति तभी आएगी जब 2 स्टेट सोल्यूशन होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा बयान देने का मायना ये है नेहा जी, डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली एक व्यापारी हैं जिन्होंने काफी करोड़ों रुपए बनाए हैं रियल एस्टेट में या बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट करके। उन्हें गाजा पट्टी में एक रियल एस्टेट का बिजनेस दिख रहा है कि, क्योंकि उन्होंने पहले भी बोला है वो बहुत प्यारी जगह है, समुद्री तट पे है। उन्हें दिख रहा है कि वहां पे वो आलीशान होटल बनाएंगे, वहां पे आलीशान रिजॉर्ट बनाएंगे, और वो खुद तो पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे, वो अपने जो यार दोस्त है उनको भी बिजनेस देंगे ताकि सारे मालामाल होंगे। लेकिन नेहा जी ये आसान नहीं है। ये आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जो फिलिस्तीन के 20 लाख से ज्यादा लोग हैं, तो वो 15.5 महीने की आधुनिक इजरायली सेना से नहीं डरे। जब उनके 45,000 से ज्यादा लोग मारे गए, लाख से ज्यादा उनके पाए हो गए, तब नहीं वो डरे, तो वो अमेरिका से कैसे डरेंगे? अमेरिका पिछले 1 दशक में तो कमजोर होता गया है सैनिक तौर पे। हमने देखा कैसे रातों रात उसे अफगानिस्तान से भागना पड़ा। आज अमेरिका की किसी भी जगह में कहीं सैनिक सफलता नहीं है, क्योंकि अमेरिका अंदरूनी तौर पे बहुत कमजोर हो चुका है, चाहे आर्थिक तौर से या सैनिक तौर से। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, ये एक व्यापारी के नजरिए से कह रहे हैं। ये हकीकत में अगर इन्होंने कोशिश भी की, वहां पे वैसी खून की नदियां बहेंगी जैसे 7 अक्टूबर 2023 से लेके 19 जनवरी 2025 तक गाजा पट्टी में खून की नदियां बहती रही। जी संजीव जी, इस पूरे मसले पर भारत का क्या स्टैंड रहना चाहिए? देखिए, भारत ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट रीजन में जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो समस्या है उसका समाधान निकले, और ये डायलॉग के माध्यम से ही हो सकता है, और ये नेगोशिएशंस के माध्यम से हो सकता है। और भारत ने हमेशा से 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कही है। भारत भी इसी बात को कहता है, जिस बात को अन्य राष्ट्र भी, अनेकों राष्ट्र इस बात को कहते रहे हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। दूसरा, भारत का ये भी अप्रोच रहा, हालांकि अब सीज फायर की डील हो गई है, लेकिन जब युद्ध चल रहा था तो भारत ने लगातार इस बात को कहा कि ये युद्ध इस तरीका का होना चाहिए कि इसका कोई रीजनल एस्केलेशन ना हो, और ये कोई क्षेत्रीय युद्ध में ना बदल जाए। इस बात को लेकर के भारत ने प्रयास भी किए। लगातार भारत के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं और हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने अनेकों यात्राएं मिडिल ईस्ट रीजन में की, और टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस के माध्यम से भी और अपने एम्बेसी और के माध्यम से भी हमने
मिडिल ईस्ट की रीजन के लोगों के साथ संपर्क बनाए रखा। और भारत की एक अच्छी और एक जो महत्वपूर्ण जो भारत का जो एक पास्चर है वो ये कि भारत के सभी के साथ अच्छे संबंध है। ईरान के साथ भी भारत अच्छे संपर्क रखता है और इजराइल और पैलेस्टाइन के साथ भी अच्छे संबंध हैं। तो भारत ने लगातार इस बात को कहा कि यदि ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को स्थापित करना हो, किसी मैसेज को जो है डायलॉग और निगोशिएशंस के उद्देश्य से जो किए जाएं, उसको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में भारत को अपनी अगर कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत पड़ेगी तो भारत इसको जो है सहर्ष करेगा। और इस बात को हमारे विदेश मंत्री ने कई बार स्पष्ट किया, चाहे वो रशिया यूक्रेन का मैटर हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट के इश्यूज हो। तो भारत की जो भूमिका है वो जाहिर है कि एक ऐसे राष्ट्र की रही जो कि संवाद का पक्षधर है, जो कि शांति चाहता है, जो कि मिडिल ईस्ट रीजन में हमारे जो बहुत बड़े इंटरेस्ट हैं, हमारा जो विशाल डायस्पोरा है मिडिल ईस्ट में, वो सभी के लिए अच्छा होगा। और यदि वहाँ पर शांति होती है और यदि वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू होती है तो फिर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आगे बढ़ेगा, I2U2 का इनिशिएटिव आगे बढ़ेगा और भारत को इससे भी लाभ होगा। और लेकिन एक बात नेहा जी मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ कि मिडिल ईस्ट रीजन के क्षेत्रों में भी भारत की जो महत्ता है वो बढ़ी है और भारत का जो रणनीतिक प्रभाव वहाँ बढ़ा है, भारत का आर्थिक प्रभाव वहाँ बढ़ रहा है। आज आप देखिए तो पाकिस्तान के सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद भी, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, मिडिल ईस्ट के अन्य राष्ट्र हो, वो सभी भारत के साथ अपने संबंधों को मित्रवत उन्होंने किया हुआ है। पाकिस्तान से वो कन्नी काटते नजर आते हैं। तो ये जो पूरी स्थितियां हैं ये जाहिर है कि भारत के बढ़ते हुए प्रभाव को दर्शाती हैं। और भारत का मिडिल ईस्ट रीजन में भी एक बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच है हमारा। यदि हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर चलते हैं तो हम एक्ट वेस्ट पॉलिसी पर भी चलते हैं। तो भारत का जो मिडिल ईस्ट रीजन में गहरा प्रभाव है और मेरा ऐसा मानना है कि यदि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव आगे बढ़ते हैं तो ये भारत के प्रभाव को और अधिक मिडिल ईस्ट रीजन में आगे बढ़ाएगा। लेकिन उसके लिए शांति होनी चाहिए, उसके लिए संवाद होना चाहिए, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। और जो कि मैं आशा करता हूँ कि ट्रंप प्रशासन के कार्यकाल के दौरान जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रुक गई थी हमास के हमले की वजह से, वो एक बार फिर से पटरी पर आएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी आपका, सोनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।